नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे देहरादून। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच अब से कुछ देर बाद करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। राष्ट्रीय खेलों की खो-खो प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का उद्घाटन मैच छत्तीसगढ़ को हराकर उड़ीसा ने जीता। बालिका वर्ग में महाराष्ट्र के हाथों उत्तराखंड की हार। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। स्कूलों से लंबे समय से गैर हाजिर शिक्षक होंगे बर्खास्त। औली में प्रस्तावित राष्ट्रीय शीतकालीन खेल स्थगित। पर्याप्त बर्फ न होने और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण लिया गया फैसला। और पंतनगर विश्वविद्यालय शोध को बढ़ावा देने के लिए 5 रिसर्च स्कूलों की करेगा स्थापना। जीनोमिक असिस्टेंट ब्रीडिंग, जैविक खेती, पशु प्रजनन जैसे विषयों पर शोध से किसानों को मिलेगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच गए हैं। रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित क्रिकेट ग्राउंड में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर उतरा। प्रधानमंत्री का पहले मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे अब से कुछ देर में 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करेंगे। देश भर के 9,545 खिलाड़ी 38वें राष्ट्रीय खेल में हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए 9,857 खिलाड़ियों में से 8,627 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये प्रक्रिया अभी जारी है। गोल्फ के 104 और ताइक्वांडो के 208 खिलाड़ियों को हटाकर कुल 9,545 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बन रहे हैं। टेक्निकल ऑफिशियल, स्पोर्ट्स स्टाफ और स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स को मिलाकर ये आंकड़ा 17 से 18,000 तक जाएगा। राष्ट्रीय खेलों की 34 स्पर्धाओं में सबसे ज्यादा 700 खिलाड़ी एथलेटिक्स में हैं। उद्घाटन समारोह के बाद 29 जनवरी से खेल प्रतियोगिताएं सुबह 6 बजे से रात तक चलेंगी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल से। अवधेश, क्या है अभी की ताजा अपडेट? कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे? कंचन, बिल्कुल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अभी जो है हाई लेवल की बैठक चल रही है। प्रथम स्पोर्ट जो परिसर है इसके बगल में वहां पर जो है बैठक चल रही है और बैठक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मौजूद है। तमाम जो आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। तो उत्तराखंड की तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर बातचीत जारी है। तो तमाम योजनाओं का काम है वो जारी है। तो यहाँ कुछ ही देर बाद लगभग 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जी जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्टेडियम का पूरा जो ग्राउंड है खड़ा हुआ है। अभी जो है पांडवाज जो बैंड है वो परफॉर्मेंस कर रहा है। आप देखिए तो पांडवाज की परफॉर्मेंस चल रही है। ग्राउंड की 25,000 की कैपेसिटी ग्राउंड की और ग्राउंड जो है पूरी तरह भर चुका है। युवा है, स्थानीय लोग है, बड़ी संख्या में जो है 38वें राष्ट्रीय खेल के साक्षी बनने के लोग यहाँ पर आए हुए। अवधेश, राष्ट्रीय खेलों को लेकर दर्शकों में कितना उत्साह नजर आ रहा है और उद्घाटन समारोह में क्या कुछ खास रहने वाला है? अवधेश, जो समारोह जी को है वो जो है अधिक खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करे तो लोगों में बेहद उत्साह है। देखिए हर कोई इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहता है यहाँ पर उत्तराखंड। धन्यवाद अवधेश स्टूडियो के साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित कार्यक्रम स्थल में 60 फीट ऊंची वीडियो वॉल बनाई गई है। इस वीडियो वॉल के जरिए स्टेडियम के हर कोने में बैठा व्यक्ति वीडियो शो को देख सकेगा। इस वीडियो वॉल के चारों ओर 3 लेवल का स्टेज भी बनाया गया है, जिस पर 3000 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल, इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन और पांडवास बैंड
अपनी प्रस्तुतियां देंगे। समारोह को भव्य बनाने के लिए करीब 1500 लाइटों की मदद से भव्य लाइट शो का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर 25,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनी आवंटित की हुई है। इनमें 7 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और 3 सशस्त्र सीमा बल की हैं। इन सभी को ड्यूटी स्थलों पर तैनात किया गया है। हर आयोजन स्थल पर 2 पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के ठहरने वाले स्थानों पर भी मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। होटलों से लेकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डे आदि पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। इसके साथ ही एनसीसी और एनएसएस के भी 3 से 4 हजार कैडेट्स और स्वयंसेवी सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं में तैनात किए गए हैं। के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रीय गेम्स हैं उसके उद्घाटन पर माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और साथ ही साथ जैसा आप देख पा रहे हैं कि बहुत उत्साह है लोगों में। एक तो राष्ट्रीय गेम्स का यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, उद्घाटन समारोह है, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से यूथ यहाँ पर आ रहा है, खासकर जो कल्चरल प्रोग्राम है उसमें भी आप देख रहे हैं कि जुबिन नौटियाल और अन्य लोग हैं यहाँ के, उसको देखते हुए काफ़ी संख्या में यूथ आ रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के जो मानक हैं उस मानकों को तो हमने पूरा मेंटेन रखा है। साथ ही साथ आमजन जो यहाँ पर आएंगे उनको सुविधा ना हो, पार्किंग की सुविधा ना हो, तो उसका भी ख्याल रखा गया है। तो देखा जाए तो अभी तो सब ठीक चल रहा है और जिस तरह से लोग आ रहे हैं 25 से 30 हज़ार लोग करीब एक्सपेक्टेड है यहाँ पर एक समय में। और जो लोग नहीं अंदर आ पाएंगे फुल होने के बाद, बाहर भी एलईडी स्क्रीन लगाने की व्यवस्था की गई जिससे कि लोग लाइव इस प्रोग्राम को देख पाएँ। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की श्रृंखला में आज हल्द्वानी के गोलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में देश भर की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज पुरुष वर्ग के उद्घाटन मैच में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें उड़ीसा ने जीत दर्ज की। वहीं बालिका वर्ग में महाराष्ट्र और उत्तराखंड की टीमें भिड़ी। इसमें महाराष्ट्र की टीम विजयी रही। पुरुष वर्ग का एक अन्य मुकाबला महाराष्ट्र और उत्तराखंड के बीच हुआ, जिसे महाराष्ट्र ने जीता। नेशनल खो खो प्रतियोगिता उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है, जिसमें आज फाइनल मैच, इस उद्घाटन मैच में उड़ीसा वर्सेस छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें उड़ीसा टीम विजयी हासिल की गई है। और दूसरा मैच महाराष्ट्र वर्सेस उत्तराखंड के बीच खेला गया, जिसमें महाराष्ट्र ने 1 पारी 2 अंकों से विजय हासिल की है। इसमें इंडिया की बेस्ट 8 टीमें भाग लेती हैं। जो नेशनल होते हैं उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8 तक की जो टीमें हैं और एक होस्ट टीम रहती है उत्तराखंड की, जो प्रतिनिधित्व करती है यहाँ पे। आज अपने मैच में जीत के बाद महाराष्ट्र की महिला टीम की खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। वहीं उत्तराखंड के खिलाड़ियों का कहना है कि पिछली विजेता टीम से खेलकर उन्हें नया अनुभव हुआ है और अब उनका फोकस अपने अगले मैचों पर है। हमारे मैच उत्तराखंड से थे और हमने जीत लिया है वो मैच और हमें बहुत खुश है। मैच बहुत अच्छा रहा, हमने 1 साइड मारा है मैच। हमारा मैच महाराष्ट्र से रहा, जो पिछली बार की विनर मतलब गोल्ड था उनका, तो हमारा उनके साथ पहला मैच था तो सही रहा। मतलब क्या कहते हैं, जो फाइनल खेलती थी उनके साथ हमारा पहला मैच भिड़ा, तो हमारी मतलब क्या कहते हैं कैंप भी लगा, तो उससे हमारा ठीक रहा मैच। जो पहले हम एक तरफा हारते थे वैसे नहीं हारा, मतलब ठीक रहा हमारा। अब सेकंड मैच हमारा कर्नाटका के साथ है, तो हम चाहेंगे कि उसके साथ और अच्छा खेला और जीते हम लोग। हमें मैच खेल के बहुत अच्छा लगा। हार जीत तो सर सबकी लगी रहती है, पर हमें अब अपने अगले मैच पे फोकस करना है। अगला मैच हमारा कर्नाटक से है, हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे जीतने की और जीते भी। और हम क्या कहते हैं, हमारा पूरा मुकाम है कि हम गोल्ड लें। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग खेल का आयोजन होना है। खेल विभाग और जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज लेलो के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी पिथौरागढ़ में पहुंचने लगे हैं। बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इस पर हमारे संवाददाता राकेश पंत ने पिथौरागढ़ के जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिश से खास बातचीत की। और मैं इस वक्त उसी स्टेडियम में हूँ जहां बॉक्सिंग के इवेंट आयोजित होने जा रहे हैं। पूरी तैयारियां इस रिंग में हो चुकी है। लगभग 1000 लोगों की बैठने की क्षमता इस स्टेडियम के अंदर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स ऑफिसर अनूप बिश जी। सर, क्या तैयारियां हैं बॉक्सिंग खेल को लेकर? कब से इवेंट होंगे, क्या स्थिति है? नमस्कार। जैसा कि आपको पता है 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी पिथौरागढ़ को मिली है
बॉक्सिंग जो गेम है वो हमारा 31 तारीख से स्टार्ट होना है, 7 फरवरी तक ये गेम चलने हैं, जिसमें लगभग 208 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करना है। और इसमें जो इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मल्टीपर्पज़ हॉल में जो हमारा रिंग इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है वो आज रात तक या कल सुबह मॉर्निंग तक ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं ब्रांडिंग का काम हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसके साथ साथ जैसा कि जो आवास व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, इन सब की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। बाकी टीमों का आगमन आज से स्टार्ट हो गया। कुछ अभी तक लगभग हमारी 3 टीमें आ चुकी हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया और मणिपुर की टीम ऑन द वे है। आज शाम तक वो पहुंच जाएगी। सर्विसेज के कुछ खिलाड़ी यहाँ जनपद में पहुंचे हैं जो कि अभी अस्थायी रूप से अपनी यूनिटों में रह रहे हैं। वो कल से, जैसा कि उनको बताया गया है कि कल से वो अपने होटल्स में चले जाएंगे। और बाकी प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां होनी है, जिसमें कि ये आपकी आवाज से हो या क्या कहते हैं आपकी पुलिस से रिलेटेड हो या पानी से संबंधित सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। देखिए बॉक्सिंग की, क्योंकि हम लोग होस्ट स्टेट हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ बाउट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ जो आपके इवेंट्स हैं, 6 इवेंट्स आपके 6 भार वर्ग आपकी लड़कियों में हैं, 7 भार वर्ग आपके लड़कों में है। क्योंकि हम होस्ट स्टेट हैं तो हमें 13 के 13 जो भार वर्ग हैं उसमें हमारी एंट्री हमें मिलेगी। और जिसमें कि हमारी जो राज्य की जो टीम है वो भी चयनित हो चुकी है, जिसमें कि 6 लड़के और 7 लड़के और 6 लड़कियों का चयन हो चुका है। प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने विद्यालयों से लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों की बर्खास्तगी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी है, लेकिन कुछ शिक्षक नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों से नदारद हैं। ऐसे शिक्षकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को नकल विहीन व पारदर्शिता के साथ कराने के लिए अधिकारियों को कहा। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने और निर्धारित समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने के भी निर्देश दिए। संवेदनशील व अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चमोली जिले के औली में कल से होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल स्थगित कर दिए गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी इस साल उत्तराखंड को सौंपी थी। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 29 जनवरी से 2 फरवरी तक औली में प्रस्तावित थे। पर्यटन विभाग, विंटर गेम्स फेडरेशन, गढ़वाल मंडल विकास निगम और आईटीबीपी के सहयोग से ये प्रतियोगिता संपन्न कराई जानी थी, लेकिन पर्याप्त बर्फ न होने के कारण प्रतियोगिता को स्थगित करना पड़ा है। साथ ही सड़क और रोपवे सहित अन्य सुविधाओं की कमी भी देखी गई है। बर्फ की मात्रा उपयुक्त होगी तो ये शीतकालीन गेम्स औली में करवाई जाएगी। क्योंकि अभी बर्फ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और कुछ अन्य व्यवस्थाएं जैसे रोपवे और सड़क मार्ग की, उन पे भी काम चल रहा है और राष्ट्रीय खेल में व्यस्तता होने के कारण भी अभी कोई स्पष्ट निर्देश औली गेम्स को लेकर हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि आने वाले समय में परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो जिला प्रशासन, डीएमवीएन, टूरिज्म डिपार्टमेंट एक अच्छे दिव्य और भव्य शीतकालीन खेल वहाँ करवाएगा। वहीं चीन में आगामी 7 से 14 फरवरी तक होने वाले शीतकालीन एशियाई खेलों में चमोली जिले की महक कवाण भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन विशेषज्ञ और स्कीइंग एसोसिएशन से जुड़े संजय कुंवर ने ये जानकारी दी।
पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 5 रिसर्च स्कूलों की स्थापना का संकल्प लिया है। शोध को बढ़ावा देने और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने ये फैसला किया है। पंतनगर विश्वविद्यालय के निदेशक शोध डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि इस पहल के तहत जीनोमिक असिस्टेंट ब्रीडिंग, जैविक खेती, पशु प्रजनन, नैनो प्रौद्योगिकी, कृषि सूचना एवं संचार पर केंद्रित रिसर्च स्कूल स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि रिसर्च स्कूल के डायरेक्टर अपनी टीम का गठन करेंगे और छात्रों को भी जोड़ेंगे। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म शोध कार्य होंगे तो इससे यूनिवर्सिटी को एक अलग पहचान मिलेगी और यही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप होंगे। इसमें ऐसे भी प्रोविजन किए गए हैं कि ये अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए या वित्त का इंतजाम करने के लिए अपने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी चला सकते हैं, कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चला सकते हैं। ये अगर इनके रिसर्च से कोई ऐसा उत्पाद निकलता है जिसकी कमर्शियल वैल्यू है तो ये उसका कमर्शलाइजेशन भी कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में भी उतार सकते हैं। तो ये एक पूरी इसकी एक नई गाइडलाइन तैयार की गई है। भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा को जीवंत बनाए रखने और युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए आईआईटी रुड़की में विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 14 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की के अलावा विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों से 80 से अधिक छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को भारत की अनूठी संस्कृति, कला और परंपरा से अवगत कराना है ताकि वे भारतीय संस्कृति की मूल जड़ों से जुड़कर अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपरा को जान सकें और उन्हें अपनाएं। पूरी 14 दिन की विरासत है जिसमें हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम रहेगा और अलग अलग तरह से जो बच्चे हैं वो वर्कशॉप भी है, इसके अंदर शाम के कार्यक्रम भी है, सिनेमा क्लासिक भी है। बहुत ही विश्व विख्यात कलाकार आने वाले इस 14 दिन में यहाँ शिरकत करेंगे, जिसमें बहुत बड़ा नाम है उस्ताद शाहिद परवेज जी का सितार, वो भी सहभाग करेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए बैंगलोर से आ रही हैं काशी वैजयंती जी। तो इस प्रकार बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे और हम ये चाहेंगे इन कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक बच्चे हमारी संस्कृति से रूबरू हो सकें। इस कार्यक्रम में पहुंचे पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार दादी पदुम जी ने कठपुतलियों का मनमोहक प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में कठपुतलियों से लोग दूर जा रहे हैं, इसलिए नए जमाने के साथ चलते हुए परंपरा और संस्कृति से भी जुड़े रहना चाहिए। मीडियम एंड द मैसेज जो मेल है वो थोड़ा मतलब नहीं, कभी-कभी ये हो, और आज की ऑडियंस बदल गई है। सो भाषा की भी प्रॉब्लम होती है, तो ऑडियंस कभी स्टार्टेड लुकिंग मोर एट टेलीविजन, फिल्म, थिंग्स लाइक दैट। सो इवन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो है, हम ट्रेडिशन भी शब्द नहीं यूज करते, हम जेनरेशनल पपेटियर्स कहते हैं आज, और दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू स्टोरीज, नई कहानियाँ, नया रेपर्टोर। मतलब एपिक्स तो है, रामायण महाभारत करते हैं, गाथा है, बट दे हैव स्टार्टेड वर्किंग इन एजुकेशन, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग इन टीवी। विरासत कार्यक्रम में स्पीक मैके के राष्ट्रीय अध्यक्ष RM तिवारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत को शिक्षा का ही अंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो स्पीक मैके कर रहा है ये काम शिक्षा के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम लोग कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको शिक्षा का ही एक अंग बना रहे हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि एक एक बच्चे तक हमारी विरासत जो कि उनका हक है पहुंचना चाहिए। वहीं आईआईटी रुड़की की सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख मनोहर कुमार ने बताया कि विरासत कार्यक्रम का मूल उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराना है, जिससे उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके। छात्रों के बीच में एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एजुकेशन का माध्यम है विरासत, और इसमें विविध कलाकार, अलग अलग विधाओं के कलाकार आके अपना प्रदर्शन देंगे और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे छात्र लाइव देश के बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। जैसे आज भी कार्यक्रम में कलाकार ने प्रस्तुति तो दी, पर सारे लोग प्रस्तुति देख के चले गए ऐसा नहीं है, बल्कि उसके बाद प्रश्नोत्तर के माध्यम से कला को समझना, कला के पीछे के भाव को समझना और ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो उपयोगी चीजें हैं उन सारी चीजों पे हम ध्यान देते हैं।
प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्य सरकार की ढांचागत विकास की योजनाएं धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण ब्लॉक के भराड़ीसैंण स्थित सरकोट गांव को गोद लिया है। इसके बाद से यहां पर सरकारी योजनाएं परवान चढ़ने लगी हैं। सरकोट के ग्रामीणों में इससे उत्साह का माहौल है। सरकोट गांव के पूर्व प्रधान राजू नेगी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहली बार गांव पहुंचने के बाद से सभी विभागों के अधिकारी गांव का भ्रमण कर रहे हैं। अभी तक विभिन्न विभागों की ओर से फेंसिंग, हाइड्रोपोनिक विधि से सब्जी उत्पादन, पानी की व्यवस्था के लिए टैंक निर्माण और पॉली हाउस का निर्माण किया गया है। गांव में अब तक 7 पॉली हाउस लग चुके हैं और 15 बड़े पॉली हाउस जल्द लगने वाले हैं। पेंटिंग के रूप में डामरीकरण के रूप में अगर मिलेगा तो एक अच्छा रहेगा और लोगों के लिए एक सुविधा रहेगी। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत अगर अच्छी धूप रहती है, इसके तहत अगर लोग इच्छुक, काफी लोग इच्छुक है, लेकिन उनको थोड़ा इस क्षेत्र में दिशा देने की जरूरत है और उस योजना के साथ साथ लोगों को अपना विद्युत भी मिले और वो बाहर के लिए सप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं सरकोट गांव के निवासियों का कहना है कि उन्हें विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहां के संसाधनों के अनुरूप युवाओं को रोजगार मिल जाए तो पलायन पर भी रोक लग जाएगी। मैं स्वयं सहायता में कृषि विभाग से आटा चक्की और धान चक्की, उसमें मसाला चक्की ये मिला है और इसमें हम जब इसमें पूरा ही काम क्लियर हो जाएगा तो इसमें हम काम करेंगे। और हमारे यहाँ धान भी होता ही है, झंगोरा मडुआ होता ही है, तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी समूह वाली महिलाएं इसमें मिलजुल करके काम करेंगे, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो स्थानीय इकाइयां हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो हमें रोजगार मुहैया कराते हैं और साथ ही साथ जो योग्यता और जो इनकी स्किल्स है, जो प्रतिभा के अकॉर्डिंग जो उनके अंदर गुण है, मतलब जो स्किल्स है, उस कौशल के आधार पर यदि इनको रोजगार मुहैया कराया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों को बेरोजगार परक संसाधन जुटाने के लिए जो सरकार जो सहायता दे रही है उसमें आसानी से जो रोजगार परक मतलब जो है क्षेत्र की और सोसाइटी का जो आर्थिक उत्थान है वो और मतलब विकास की ओर बढ़ेगा। ये हमारा मतलब जो है हमारी उम्मीदें हैं कि जरूर जो है मुख्य जो कारण है वो यहाँ का पिछड़ापन, उसका मेन कारण है कि यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है वो उसका पीछा होना। तो अगर मुख्यमंत्री जी की कवायद के दौरान यदि सड़कें, साथ ही साथ रोजगार और स्थानीय रोजगार और जो यहाँ स्थानीय क्षेत्र में जो बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए अगर रोजगार की व्यवस्था होती है तो उचित तौर पर जो है लोग इस सोसाइटी को आगे बढ़ ले जाने में सक्षम होंगे। सरकोट गांव का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। यहां स्थित कोठागढ़ में 14 गांव की कोर्ट लगती थी और न्याय होता था। साल 2023 में आपदा के कारण कोठागढ़ क्षतिग्रस्त हो गया था। मुख्यमंत्री ने कोठागढ़ के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की हुई है। 14 ग्राम सभाओं का कोर्ट यहाँ पे लगा करता था। इसमें सर 14 ग्राम सभाओं का न्याय होता था यहाँ पे। तो न्याय होता था सर, तो ये क्या हुआ कि इसमें तो 22-23 कमरे, 84 दरवाजे यहाँ पे इस गांव के हमारे माल गुजार सब रहा करते थे। भंडारण था, हमारे कोठा भैरव का जो मंदिर है वो भी इसी पे सम्मिलित था। सरकोट गांव में सरकार की सभी सेवाएं पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन चमोली पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी चमोली डॉक्टर संदीप तिवारी का कहना है कि नवंबर माह में सीएम धामी द्वारा सरकोट गांव को आदर्श गांव बनाने की घोषणा हुई थी, जिसके बाद सभी विभागों के साथ बैठक कर विभागों की कार्य योजना बनाई गई है। विगत नवंबर माह में सरकोट को आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ बैठक करके जितने भी विभाग हैं सभी की योजनाओं को पूरा सैचुरेट करने के लिए कार्य योजना बनाई गई थी। फिलहाल उरेडा विभाग के माध्यम से वहां 10 सोलर लाइटें लगाई गई हैं ताकि रात के समय में जंगली जानवरों के खतरे से भी बचा जा सके और ग्रामीणों को आवागमन में थोड़ी सुलभता हो जाए। उसके अतिरिक्त कृषि और उद्यान विभाग के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे पॉली हाउसेस लगा करके जो हमारी यूरोपियन वेजिटेबल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और इसके अतिरिक्त मशरूम टनल का भी प्लान वहाँ किया जा रहा है ताकि कैश क्रॉप्स जो हैं वेजिटेबल्स और मशरूम, इनकी एक अच्छी कीमत बाजार में मिलती है। तो प्रयास रहेगा कि
वेजिटेबल्स, मशरूम, इन सबको बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाई जाए। चंपावत जिले में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जिला चिकित्सा इकाई के तत्वाधान में संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि कार्यशाला में एनएनएम, सीएचओ और डॉक्टरों को राष्ट्रीय एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि 3 फरवरी को राज्य के सभी 13 जिलों में गर्भवती महिलाओं के खून की जांच कर उन्हें चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दौरान महिलाओं को ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। जैसे कि ये भारत सरकार का एक एनीमिया मुक्त प्रोग्राम है जो 2018 में लॉन्च हुआ था। इसको लेकर के ये है कि हम 3 फरवरी को पूरे उत्तराखंड में एक साथ 13 जिलों में ये प्रोग्राम चलाएंगे। इसमें गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन यानी कि खून की जांच की जाएगी। जो महिलाएं हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, तो उनमें खून की कमी अक्सर पाई जाती है और हम लोग इसको जांच करेंगे। ज़्यादा कमी होगी तो यहाँ जिला अस्पताल में रेफ़र किया जाएगा। ब्लड चढ़ाना है और कुछ तरह के इंजेक्शन होते हैं खून बढ़ाने की दवाइयाँ ये सब दी जाएंगी। उसके बाद जो महिलाएं छूट जाती है किसी वजह से, उसमें मॉक प्रोग्राम चलाएंगे हम लोग, जो कि 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक 1 हफ्ते का चलेगा। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क और अन्य सुविधाओं को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। संगम क्षेत्र पूरा जल क्षेत्र है, ऐसे में जल पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। समूचे संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। यमुना तट पर स्थित किला घाट या वीआईपी घाट पर यह तैरती पुलिस चौकी है जो पूरे महाकुंभ के दौरान 24 घंटे जल पुलिस व्यवस्था के लिए बनाई गई है। यमुना की गहराई और चौड़ाई प्रयागराज में बहुत ज्यादा है और संगम के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए नाव एक प्रमुख माध्यम है। ऐसे में जल पुलिस के प्रशिक्षित कर्मी 24 घंटे जनता जनार्दन की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान दे रहे हैं। जल पुलिस में यूपी पुलिस के साथ साथ पीएससी की बाढ़ राहत इकाई और अन्य अर्धसैनिक बल के अधिकारी और जवान समूचे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 40 से अधिक पीएससी की कंपनियों का व्यवस्थापन किया गया है जो विभिन्न स्थानों पर, जिसमें कुंभ मेला क्षेत्र, जीआरपी और कमिश्नरेट प्रयागराज का क्षेत्र शामिल है। पीएससी बल को बहुत सारे साधन संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी के निर्देश के क्रम में प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पहली बार हम लोग अगर बात करते हैं तो अंडर वाटर ड्रोन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। महाकुंभ में इससे पहले उसका कभी प्रयोग नहीं हुआ है, जो कि जल के नीचे सर्विलांस का काम करता है, जल के नीचे होने वाली गतिविधियों पर लगातार नज़र रखता है। साथ ही साथ सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सिस्टम, ये भी जल में होने वाली गतिविधियों पर निगाह रखता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, ये दोनों जो उपकरण हैं वो लोकेट करने में मदद करते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 1500 मीटर डीप वाटर बैरिकेटिंग लाइन बिछाई गई है। कोई अनहोनी न हो पाए इसके लिए थर्मोप्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लॉक्स को जोड़कर बैरिकेटिंग और रिफ्लेक्टिव रिवर लाइन बनाई गई है। जल पुलिस सोनार और डीप वाटर उपकरणों का भी इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर कर रही है। महाकुंभ प्रबंधन के लिहाज से जल पुलिस 4 जोन में विभाजित है। पहला जोन संगम, दूसरा जोन बरगद घाट, तीसरा जोन संगम क्षेत्र से दुर्वासा फाफा मऊ है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान, पीएससी गोताखोर, सुरक्षाकर्मी, प्राइवेट गोताखोर, मोटर बोट और नावों को सुरक्षा इंतजाम में लगाया गया है। जल पुलिस लगातार न केवल संगम क्षेत्र और मेला क्षेत्र में जलीय सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रख रही है, बल्कि 24 घंटे तत्पर रहकर नाव नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। तो सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह इस पूरे प्रयागराज महापर्व क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है, सुव्यवस्थित रखा गया है। रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।